Good morning, students. How are you? I hope you all are very well. You know that our chapters parts of First Flight book has been completed. Today we will read about the poetry parts of the First Flight book. I would like to say that our first poem name is Dust of Snow, or it's written by Robert Frost. In this poem, poet tells us about the power of nature. So let's read ahead about the first poem of First Flight book, Dust of Snow. Its writer name is Robert Frost. So let's read ahead. चलो देखते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो ये जो पोएम है वो डस्ट ऑफ स्नो है, जिसका नाम है कह सकते हैं हम बर्फ की धूली, यानी स्नो का मीन्स क्या होता है, बर्फ की धूली। और इसके इट्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। जो एक अमेरिका के राइटर हैं या राइटर थे, लेखक थे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। तो पहले हम इसका मतलब इसके ये किसके बारे में है, इसके बारे में देख लेते हैं कि कि पोएम में जो पोएम है उसमें पोइट है वो हमें क्या बताता है और ये किसके बारे में है। तो ये सारी चीज हम पहले देख लेते हैं। तो पहले देखिए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स है वो क्या है वो देख लीजिए। तो स्नो का मीन्स होता है बर्फ और डस्ट का मीन्स होता है धूली, लेकिन यहाँ पे धूल नहीं है, यानी बर्फ के कण ले सकते हैं हम। यानी जिस प्रकार धूल के कण होते हैं वैसे पार्टिकल्स होते हैं बर्फ के, जिस प्रकार धूल के कण होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, उसी प्रकार बर्फ के भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है पहले मैं बता देता हूं आपको कि एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही निराश होता है, दुखी होता है। ठीक है, और वो एक पेड़ के पास से गुजर रहा होता है और निराश होकर वहां पे बैठ जाता है। तब एक कौवा आता है उड़ते हुए और वो एकदम उसका जो दिन है वो बहुत ही बुरा जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो जैसे ही बैठता है उस पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री, जो एक विशेष पेड़ होता है। तो जो हेमलॉक ट्री है वो हमारे जो सोसाइटी है उसमें हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को ही बुरा माना जाता है, अपशकुनी माना जाता है। तो वो उसके नीचे बैठता है और जैसे ही वो नीचे बैठता है तो वो कौवा ऊपर आके उस पेड़ के ऊपर बैठता है और जैसे ही वो बैठता है तो वहां से बर्फ के कण गिरते हैं। ठीक है, उसके पोइट के ऊपर। ठीक है, और पोइट के ऊपर जैसे ही वो कण गिरते हैं तो उसका जो पूरा दिन निराशा और दुख से भरा हुआ था उसमें हृदय परिवर्तन आ जाता है नेचर के कारण। तो यही पावर ऑफ नेचर है, यानी जो प्रकृति की जो शक्ति है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि भी इसमें क्या बताया गया है। लेट्स सी रीड अबाउट दिस पोएम। तो देखिए पहले इसमें क्या, डस्ट ऑफ स्नो तो इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नेचर इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय, यानी इसका जो विचार है, यानी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, यानी वो एक इस विचार पे आधारित है कि प्रकृति है वो आनंद का एक बड़ा संसाधन है। यानी प्रकृति है वो आनंद का सबसे बड़ा संसाधन है कि हम प्रकृति से क्या प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर जब हम निराश हैं, हताश हैं, तो प्रकृति है वो हमें क्या कर सकती है, प्रसन्न कर सकती है, हैप्पी कर सकती है, खुश कर सकती है, ग्लैड कर सकती है। ऐसा कवि है वो हमें बताना चाहता है। तो यही इस पोएम का जो मेन थॉट है वो यही है कि प्रकृति है वो हमें क्या कर देती है, ग्लैड कर देती है, प्रसन्न कर देती है, हैप्पी कर देती है। ठीक है, आगे देखिए, द पोएट explains through the poem that when humans feel depressed, melancholy or dejected, यानी इसमें कवि है वो कविता के माध्यम से हमें वर्णन करना चाहता है या बताना चाहता है कि जब मानव, यानी जब इंसान है वो डिप्रेस्ड, यानी दुखी महसूस, चिंतित महसूस करते हैं, कुंठाग्रस्त महसूस करते हैं, मेलनकॉली उदास महसूस करते हैं, और डिजेक्टेड का मतलब भी होता है हतोत्साहित, निरोत्साहित महसूस करते हैं। तब उसके बारे में बताया गया कि मदर नेचर प्रोवाइड्स अस विथ सेल्फलेस लव। तब जो प्रकृति रूपी जो माँ है, मदर नेचर का मतलब प्रकृति रूपी जो माँ है, वो हमें निस्वार्थ सेल्फलेस लव यानी प्यार और प्रेम है वो क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है, प्रदान करती है। यानी प्रकृति रूपी जो माता है, हम जैसे भारत माता कहते हैं, उसी प्रकार जो प्रकृति रूपी माँ है, अगर हम हताश हैं, निराश हैं,
और एक अच्छी प्रकृति खुले वातावरण में जाके बैठते हैं तो हमें सुकून मिलता है। तो हमारी जो जो हृदय के अंदर, दिल के अंदर जो कुंठाएं होती है, जो दुख होता है, वो सारा को सारा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो कवि का कहने का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति है वो निराश, हताश, ठीक है, और दुखी महसूस करता है, तो प्रकृति रूपी जो माँ है वो हमें क्या प्रदान करती है, निस्वार्थ प्रेम प्रदान करती है, लव प्रदान करती है, प्यार प्रदान करती है। ये बात भी सच है कि भाई पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्री कुपुत्री हो सकती है, लेकिन माँ है वो कुमाता नहीं होती है। यानी माँ का जो प्रेम होता है वो इस दुनिया में क्या होता है, निस्वार्थ होता है। और ये जो सारी की सारी प्रकृति है वो भी हमारी माँ के समान है, तो माँ से कम भी नहीं है, मदर माँ के इक्वल है, एकदम बराबर है। तो ये हमें क्या प्रदान, निस्वार्थ प्रेम। तो कवि ये कहना चाहता तो ये कि ये जो प्रकृति है वो हमें निस्वार्थ प्रेम है वो प्रदान करती है। इट रिमूव्स ऑल नेगेटिविटी एंड ग्लूम फ्रॉम आवर माइंड्स। तो ये जो प्रकृति है जो निस्वार्थ प्रेम प्रदान करती है, वो हमारे अंदर यानी हमारे मन के अंदर, और माइंड्स यानी हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, और ग्लूम, ग्लूम का मतलब जो निराशा होती है, उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है। तो प्रकृति है ना, वो हम अगर निराश हैं, हताश हैं, तो हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो निराशा होती है, उसको हमारे मन के अंदर से हटा देती है। तो प्रकृति है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। यानी अगर हम निराश, हताश हैं, तो अगर हम प्रकृति को देखते हैं, निहारते हैं, तो प्रकृति हमारी निरुत्साहितता को, अगर हताश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं, तो उससे वो सारी चीजें हैं वो हमारे अंदर से बाहर निकल आती है, ठीक है, प्रकृति के माध्यम से। द पोएम कन्वेज ए मैसेज। तो दैट यानी कवि है वो एक संदेश देता है। क्या देता है, नथिंग इन नेचर इज अगली, इनऑस्पिशियस और नेगेटिव। यानी कवि हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति में कुछ भी भद्दा और अशुभ या अमंगल और नकारात्मक नहीं है। यानी प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वो सारे के सारे सुंदर है, ब्यूटीफुल है। मतलब प्रकृति ने किसी को भी बनाया, कोई भी बदसूरत नहीं है, सारी अपनी अपनी जगह क्या है, सुंदर है, ठीक है। इसलिए आदमी को उसके मतलब बाहरी वातावरण, मतलब बाहरी उसका जो भौतिक स्वरूप है, यानी उसका जो बाहरी बाह्य शरीर है, उसके माध्यम से उसको नहीं आंका जाता। प्रकृति ने जिसको भी जैसा भी बनाया है वो सभी को सुंदर बनाया है। मतलब मानव में ऐसा नहीं है कि वो मैं देखने में स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। सारे के सारे लोग हैं वो प्रकृति में, चाहे वो प्राणी हो, जानवर हो, कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सभी के सभी क्या है, सुंदर है। तो प्रकृति में कोई भी चीज है वो बदसूरत नहीं है, ऐसा पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें बताते हैं। तो ये जो पोएम है उसका बेस्ट है, आधार है किस पोएम का, डस्ट ऑफ स्नो का। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब पहले हम जो पोइट है, इस पोम के जो पोइट है, कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके बारे में जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कौन है, ठीक है। तो पहले पोइट के बारे में देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अमेरिका के कवि थे, ठीक है। हु रोट सिंपली यट इंसाइटफुली अबाउट हिज ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। यानी उन्होंने अपने असाधारण अनुभवों के बारे में सोचे बिना ही, इनसाइटफुली यानी अभी तक जो उन्होंने लिखा है तो बिना सोचे हुए, और उन्होंने साधारण तरीके से लिखा है। यानी अपने जो साधारण अनुभव थे उनके बारे में सोचे बिना ही उन्होंने अभी तक लिखा। किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यानी उनके जो अनुभव थे उन्होंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया, उनके दिमाग में जो कुछ भी आया, उनके मस्तिष्क में, उनके माइंड्स में जो कुछ भी आया वो उन्होंने बिना सोचे समझे इनसाइटफुली उन्होंने लिखा। नेचर हैड बीन कॉमन थीम इन हिज पोएम। यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी कविताओं में जो प्रकृति है वो एक सामान्य विषय वस्तु है। यानी उनके कविता की जो विषय वस्तु है वो नेचर है, प्रकृति है। और ये आप जानती हो कि ये अमेरिका के कवि हैं, तो नेचर, प्रकृति को उनसे गहरा लगाव है, इसलिए प्रकृति उनका एक सामान्य विषय वस्तु है। वो ज्यादातर अपनी कविताओं में जो प्रकृति है या जो नेचर है उसको विषय वस्तु रखते हैं, थीम रखते हैं, कॉमन थीम है, वो आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, एंड ही यूज इमेजेस एंड लेसन्स टू टॉक अबाउट
ह्यूमन लाइफ और मानव जीवन के बारे में बात करने के लिए, यानी ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो मानव जीवन के बारे में बात करने के लिए इमेजेस यानी कल्पनाओं और लेसन्स यानी उदाहरणों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अपनी जितनी भी कविताएं उन्होंने लिखी है तो मानव जीवन के बारे में, मानव के लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में अगर उन्होंने बात की है तो उन्होंने कल्पनाओं का और उदाहरणों का प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखिए। ही हैड वॉन ए रिकॉर्ड फॉर पुलिट्जर प्राइजेस और उन्होंने अ, 4 बार जो पुलिट्जर प्राइज पुरस्कार है उसको जीता है और वो एक क्या है, रिकॉर्ड, यानी उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। पुलिट्जर अवार्ड है जो एक कवियों का इंटरनेशनल, जो कवि हैं उनके इंटरनेशनल अवार्ड है और उसको उन्होंने 4 बार जीता है, जो एक रिकॉर्ड है, वो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये हमने कवि के बारे में जान लिया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अमेरिका के कवि हैं और उन्होंने मतलब अपने जो साधारण अनुभव हैं उनके बारे में सोचे भी नहीं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उनकी जो विषय वस्तु है वो ज्यादातर उनकी कविताओं में प्रकृति है उनकी विषय वस्तु रही है और उन्होंने मानव जीवन के बारे में बात करने के लिए उदाहरणों और इसका कल्पनाओं का प्रयोग किया है ज्यादातर। और एक बात ये भी है कि उन्होंने जो पुलित्जर अवार्ड है वो 4 बार जीता है, जो एक रिकॉर्ड है। तो ये इनके बारे में मुख्य मुख्य बातें थी जो हमने पढ़ ली। अब हम आगे पोइम को डिटेल में पढ़ेंगे। पोइम इन डिटेल, पोम कह सकते हैं, पोइम कह सकते हैं, पोम ही होती है वैसे शुद्ध उच्चारण। तो आप देख लीजिए, पहला इसका जो स्टेंजा है वो देख लेते हैं, स्टेंजा फर्स्ट। दे द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब कवि यहाँ पे बताना चाहता है कि पहले हम देख लेते हैं कि क्या परिस्थिति है। कि कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति निराश और हताश होता है, डिप्रेस्ड होता है, मेलनकोली होता है, तो वो क्या करता, वो एक पेड़ के पास से गुजर रहा होता। ठीक है, तो द वे ए क्रो यानी कोए ने एक तरीके से, वे का मतलब वैसे तरीका होता है, तो कोए ने क्या किया, एक तरीके से वो जो हेमलॉक ट्री था, जो एक विशेला पेड़ था, उस पे वो बैठता है और उसको सोक डाउन करता है, उसको हिलाता है। और जैसे उसको हिलाता है तो जो कवि जो उसके नीचे बैठा हुआ रहता है तो उसके ऊपर जो बर्फ के जो कण होते हैं, जो स्नो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं। तो इस स्टेंजा में इतनी बात बताई गई है कि जो कवि है जो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है निराश और हताश अवस्था में, और जैसे ही वो मतलब वहां पे बैठता तो एक कौवा आता है और कौवा जैसे ही उस या तो पहले से बैठा हुआ रहता है या वो आता है वहां पे, तो जैसे ही वो बैठता है तो और उसको सोक डाउन करता है या सुक डाउन करता है, यानी उस पेड़ को हिलाता है और पेड़ को हिलाता है, किस हेमलॉक ट्री को, जो एक विशेला पेड़ है, तो उसके ऊपर से पार्टिकल्स गिरते हैं स्नो के। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरते हैं और वो मतलब उसमें क्या करते हैं, आगे परिवर्तन कर देते हैं। वो देख आगे वाले स्टेंजा में पता चलेगा कि भाई क्या परिवर्तन कर देते हैं। अब नीचे भी इसकी जो ये इंटरप्रिटेशन दे रखी है, व्याख्या दे रखी है कि भाई क्या क्या होता है इसमें। तो ये इंटरप्रिटेशन है, यानी इसकी जो व्याख्या है वो है, देखो, द पोएट टेल्स अस, यानी कवि हमें बताता है कि टेल्स अस हमें बताता है हाउ ए क्रो सोक डाउन ए स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द ब्रांच ब्रांच ऑफ ए हेमलॉक ट्री। यानी कवि हमें बताता है कि किस प्रकार एक कौवा है वो सोक डाउन करके जो हेमलॉक ट्री है, एक विशेला पेड़ है, उसकी शाखाओं को सुक डाउन करके हिला के और स्नोफ्लेक्स है यानी बर्फ के जो कण है वो कवि पे गिराता है। यानी इसमें यही बताया गया है कि हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, ब्रांचेज जो हेमलॉक ट्री की जो ब्रांचेज हैं यानी जो शाखाएं हैं उस पे कौवा बैठा है और वो उसकी शाखाओं को हिलाकर और जो स्नोफ्लेक्स हैं यानी बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं, बर्फ के जो कण हैं, वो कवि के ऊपर गिराता है। फिर देखो, इट फेल ऑन द पोएट, और ये जो कण है वो किस पे गिरते हैं, कवि पे गिरते हैं। जो कवि होता है उसके ऊपर गिरते हैं। कहां से, हेमलॉक ट्री जो एक विशेला पेड़ है। हु वॉज हैविंग ए बैड डे, और उस कवि का एक वो बुरा दिन था, यानी वो बुरे दिन से गुजर रहा था, उसका जो दिन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
वो बुरी परिस्थिति से गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा दिन, जो वो पार्टिकल्स थे, जो स्नोफ्लेक्स थे, उससे गिरने से पहले उनका जो दिन था वो बहुत ही बुरा जा रहा था, अच्छा नहीं जा रहा था। आगे देखिए, द इनसिग्निफिकेंट इवेंट हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द पोएट्स मूड। यानी इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ या नगण्य। यानी ये जो तुच्छ और नगण्य प्रकार की जो घटना थी, कौन सी? यानी कवि के ऊपर जो कुआ था, क्रो था, उसके माध्यम से, और जो स्नोफ्लेक्स थे वो गिराए गए, यानी जो बर्फ के जो पार्टिकल्स थे, यानी बर्फ के जो कण थे वो गिराए थे। तो ये एक सामान्य सी बात थी। कोई व्यक्ति अगर पेड़ के नीचे बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर गिर ही सकता है, चाहे मतलब पत्ते ही गिर जाओ, लेकिन वो पार्टिकल्स थे, वो बर्फ के जो कण थे वो उसके ऊपर गिरे। ठीक है। और हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट। प्रोफाउंड इफेक्ट का मतलब, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन, इफेक्ट का मीन्स प्रभाव। तो हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द पोइट्स मूड। तो कवि की जो मनोदशा थी, मूड का मतलब होता है मनोदशा, तो कवि की जो मनोदशा थी उस पे उसका क्या पड़ता है? गहन प्रभाव पड़ता है। प्रोफाउंड इफेक्ट यानी गहन, गहरा प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर? कवि के ऊपर। किसका? इस तुच्छ सी घटना का, इस नगण्य सी घटना का, जो कवि के ऊपर स्नोफ्लेक्स है, वो कोआ है, वो अब उस होमलेक ट्री है, उसकी ब्रांचेज को हिलाकर और नीचे जो स्नोफ्लेक्स डालता है, गिराता है, तो उससे उसके जो मतलब वो एक सामान्य सी घटना थी, एक मतलब नगण्य प्रकार की, जिसको मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी उस घटना का जो कवि है, जो पूरे दिन में क्या था? हताश था, निराश था, कुंठित था, उसकी मनोदशा में, उसके मूड में क्या पड़ता है? गहन प्रभाव पड़ता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता है। अब क्या आता है वो देख लीजिए। द हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर सीन नेगेटिवली बाय ह्यूमन बींग्स। तो अब कवि यहाँ पे बता रहा है कि ये जो दो मुख्य पात्र हैं, वैसे तो ये प्रकृति की चीजें हैं, कोआ है और ये हेमलॉक ट्री है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, या ये हेमलॉक ट्री एक जो विशेला पेड़ और जो कोआ है, वो मानव जाति के द्वारा नकारात्मक रूप से देखा जाता है। नकारात्मक यानी नेगेटिविटी। ये जरूर है कि मतलब कोआ है, अब जैसे मान लो हमारा जो हिंदू धर्म है, उसमें जब ये श्राद्ध वगैरह डाले जाते हैं, तब तो कोए को मतलब ऐसे पुकार पुकार के बुलाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो कोआ है वो हमारे पूर्वज के रूप में आता है। लेकिन जब हमारे घर के ऊपर साधारण दिनों में, जो सिंपल डेज होते हैं, उनमें अगर वो हमारे छत के ऊपर बैठ जाए और बोलता रहे, तो उसको अपशकुनी माना जाता है। उसी प्रकार जो हेमलॉक ट्री है, उसको भी क्या माना जाता है? अपशकुनी माना जाता है, अपशकुन शकुन का माना जाता है। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? द हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर सीन नेगेटिवली बाय ह्यूमन बींग्स। यानी मानव जो जाति है, या मानव लोग हैं, यानी इंसान है, वो हेमलॉक ट्री यानी जो एक विशेला पेड़ है और कोए को क्या देखते हैं? नकारात्मक रूप से देखते हैं, यानी उसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसको गलत मानते हैं, एक अच्छे भाव से उसको नहीं देखते हैं। फिर आगे देखिए, बट these things have nothing inherently bad or evil about them। लेकिन कवि ये कहना चाहता है कि ये जो दोनों चीजें हैं, यानी ये जो दोनों पात्र हैं, कौन कौन? हेमलॉक ट्री एक विशेला पेड़ और कोआ है, उनके बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ भी क्या नहीं है? बुरा नहीं है। यानी उनमें बैड और एविल यानी कोई भी बात है वो बुरी नहीं है, दोनों ही ऐसा गलत समझा जाता है, जबकि उनमें ऐसा अपशकुन वाली कोई बात नहीं है। कवि ये हमें ये बताना चाहता है कि हमारे समाज में इन दोनों चीजों को बुरा देखा जाता है, हेमलॉक ट्री और क्लो को, लेकिन कवि ये कहना चाहता है कि स्वाभाविक, इनहेरेंटली यानी स्वाभाविक रूप से उन दोनों में ही कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे समाज में इन दोनों को बुरा समझा जाता है, अपशकुनी समझा जाता है। तो ऐसा कवि हमें बताना चाहता है। तो ये फर्स्ट जो स्टेंजा है, आई होप यू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट फर्स्ट स्टेंजा। अब नेक्स्ट हम लेट्स रीड अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो करेक्टर्स मूड, यानी जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसका जो मूड है, उसकी जो मनोदशा है, उस वो क्या है। ठीक है। अब पहले इसमें देखो 3 मूड बताएंगे। एक तो सैड है, यानी वो उदास है,
डिसहार्टेंड है यानी निरुत्साहित है, ठीक है, मन से वो एकदम हतोत्साहित हो गया है अपने जीवन के प्रति, उसका जो जीवन है वो अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके प्रति वो निरुत्साहित है। और डेस्पोंडेंट है, डेस्पोंडेंट का मतलब होता है आशावान, यानी व्यक्ति जब निराश और हताश हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसे आशा रहती है कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, तो ऐसा ही वो थिंकिंग कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि कुछ ना कुछ बदलाव है वो उसके जीवन में आएंगे। तो वो पहले जो स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या बताया गया है कि वो एक तो सैड है, उदास है, डिसहार्टेंड है यानी निरुत्साहित है, और डेस्पोंडेंट है यानी आशावान है, मतलब फिर भी निराश और उदास है लेकिन आशावान है। और तो व्यक्ति को अपने जीवन में निराश और हताश होते हुए भी क्या रहना चाहिए, आशावान रहना चाहिए, ऐसा कवि है वो हमें बताना चाहते हैं। अब देखो पहले सेकंड स्टेंजा देखने से पहले हम ये जो एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है और उसमें से आंसर दिए हुए आते हैं और वो हमें स्टेंजा से ही चुनने होते हैं। तो स्टेंजा हमने पढ़ लिया है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी नीचे जो आंसर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रश्न, वो इस स्टेंजा के बीच में से आपको चुन के देने हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि ये बताना चाहता है कि कौवा है वो किसी तरीके से क्या करता है, जो हेमलॉक का जो ट्री है यानी हेमलॉक का जो विशेला पेड़ है उसके ऊपर उसकी शाखाओं को क्या करता है, हिलाता है, और उनको हिलाकर और कवि के ऊपर क्या गिराता है, स्नोफ्लेक्स गिराता है। क्या गिराता है, स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ के जो कण है वो गिराता है। तो इस स्टेंजा में इतनी बात बताई गई थी। तो अब नीचे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि कवि ने आगे मतलब कौन कौन से प्रश्न है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला ये देख लो, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्ट, यानी ऊपर जो स्टेंजा दिया गया है तो उसमें इन चारों में से वो ऑप्शन हमें चुनना है जो मतलब इन चारों से मतलब इस जो ऊपर वाला स्टेंजा उसमें नहीं आया है। ठीक है, ऊपर वाला जो स्टेंजा मैंने पढ़ाया है और आपने भी पढ़ा है, तो उसमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी बात है जो स्टेंजा में नहीं है या उस स्टेंजा से संबंधित नहीं है। तो पहला देखिए, द क्रो सोक द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी सुक द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कौवा है वो पेड़ की जो शाखाएं हैं उनको हिलाता है। तो ये बात बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये आपने पढ़ा है कि कौवा है वो हेमलॉक ट्री पर बैठता है और उसकी शाखाओं को हिलाता, हिलाने से ही वो बर्फ के कण है, स्नोफ्लेक्स है वो गिरते हैं। तो पहली जो बात है वो राइट है एकदम। फिर दूसरा ये है, द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन द पोएट, कि जो बर्फ के कण हैं वो कवि के ऊपर गिरे या गिरते हैं। तो ये बात भी राइट है, ये हमने उस स्टेंजा में पढ़ ली है कि स्नोफ्लॉक्स हैं वो कवि के ऊपर गिरते हैं, बर्फ के कण हैं। जब जो कौवा है वो उसको हिलाता है पेड़ को, तो जो हेमलॉक का जो पेड़ है, जो विशेला पेड़ है उसको हिलाता है, तो बर्फ के जो कण है, स्नोफ्लैक्स है, वो कवि के ऊपर गिरते हैं। तो ये बात भी राइट है। तीसरा है, द लीव्स ऑफ द ट्री सेट डाउन ऑन द पोएट। तीसरी बात यह है कि पेड़ के जो पत्ते हैं वो किस पे गिरते हैं, कवि के ऊपर पेड़ के पत्ते भी गिरते हैं। अब ऐसा होता है क्या, यानी कहीं पे भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि भी पेड़ के पत्ते हैं वो कवि के ऊपर गिरते हैं जब कौवा है उस पेड़ की शाखाओं को हिलाता है। तो ये जो आंसर है वो क्या है, गलत है। ठीक है, और इट वाज ए हेमलॉक ट्री, और ये क्या था, एक हेमलॉक का पेड़ था। तो ये बात भी सही है कि हम इसमें पढ़ते हैं कि हेमलॉक ट्री एक जो विशेला पेड़ माना जाता है जिसमें विष की मात्रा होती है, तो उसको ये बात भी सही है। तो इसका मतलब इसमें जो सही ये जो तीनों बात ऊपर द क्रॉस सॉक द ब्रांच ऑफ द ट्री और द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन द पोएट इट वाज ए हेमलॉक ट्री, तो ये तीनों बात है वो ऊपर वाले स्टेंजा से मिलती है। लेकिन ये जो तीसरी बात है, जो द लीव्स ऑफ द ट्री सेट डाउन ऑन द पोएट, कि पेड़ का जो पत्ता है वो कवि के ऊपर गिरता है, तो ऐसा इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन पूछा, उसमें पूछा है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्ट, यानी ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उससे संबंधित कौन सी बात नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसमें नीचे आंसर भी दिए गए हैं वो देख लेते हैं कि नीचे जो फर्स्ट आंसर है उसको कैसे बताया गया है, नीचे इसका परिभाषित भी किया गया है, एक बार देख लीजिए। तो सी है, जैसे कि मैंने बताया कि सी है उसका राइट आंसर है।
द लीव्स ऑफ द ट्री सेट डाउन ऑन द पोएट, ये इसका राइट आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, बताया गया है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट ऑप्शंस ए बी एंड डी आर ट्रू, यानी ये स्पष्ट होता है कि ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया था उसके ए बी और डी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। जबकि द सी द लीव्स ऑफ द ट्री सेट डाउन ऑन द पोएट इज नॉट ट्रू, और जबकि जो सी ऑप्शन दिया गया था कि पेड़ से पत्ते हैं वो कवि के ऊपर गिरते हैं, वो बिल्कुल भी सच नहीं है, असत्य है। एज इट इज नाउ वेयर मेंशन इन द पॉइंट, और जैसा कि कविता में इसका उल्लेख नहीं किया गया कहीं पे, ठीक है। तो हैंस इसलिए सी इज द राइट आंसर, कि सही सी है वो सही उत्तर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है बी, उसमें देखते हैं क्या होता है। पिक दैट टर्म दैट इज नॉट सिमिलर टू सूक, यानी हमें एक शब्द चुनना है जो सूक के समानार्थी नहीं है, मतलब उसके समान नहीं है, उसका पर्यायवाची नहीं है। तो सूक का मतलब होता है हिलना, यानी सेक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, सूक होती है। तो सूक, अब देख लो इसका अर्थ क्या होता है, स्टेडी। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, यानी स्थिर को क्या कहते हैं, कोई स्थिर चीज होती है उसको क्या करते हैं, स्टेडी कहते हैं, ठीक है। सेक के सूक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेक, तो इसका अर्थ भी क्या होता है, हिलना होता है, ठीक है, ठीक है। और ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, कांपना है, हिलना, इसको भी कह सकते हैं हम, कांपना या हिलना, हिलना इसका भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा है शिवर, शिवर का मतलब भी कांपना या हिलना। तो इसका मतलब, इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये जो स्टडी है यानी स्थिर है, वो इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर, जो सेकंड बी जो दिया गया उसमें। तो अब नीचे इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बी का आंसर दिया गया है स्टडी, स्टडी का मतलब स्थिर, मैंने जो बताया है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं करता है, हिलता डुलता नहीं है। तो देखो द टर्म सूक, सूक मीन्स टू सेक, यानी यहाँ पे सूक का अर्थ है वो क्या है, सेक ही है, यानी हिलना, ये सेक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, सूक है। हियर ऑप्शन, ऑप्शंस बी सी एंड डी आर ऑल सिमिलर टू सूक, यानी जो सूक है ये उसमें जो बी सी और डी ऑप्शन है वो क्या है, इसके समानार्थी है, सूक है, सूक का मतलब हिलना, यानी सेक की जो सेकंड फॉर्म है वो सूक है। तो ये तीनों ऑप्शन है वो इसके समान है। ए स्टडी मीन्स स्टिल, स्टिल का मतलब होता है स्थिर, यानी स्टडी का मीन्स क्या होता है, स्टडी का मीन्स होता है स्टिल, स्थिर रहना। हैंस इसलिए ए इज द राइट आंसर, यानी ए है वो क्या है, राइट आंसर है, सही उत्तर है, ठीक है। अब हम इसका जो तीसरा आंसर है, तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देखो द हेमलॉक ट्री इज रिलेटेड टू, यानी जो हेमलॉक का जो पेड़ है वो किससे संबंधित है, यानी वो किससे मतलब हेमलॉक के ट्री को क्या समझा गया है इसमें, उसका क्या सिंबल क्या माना गया है, उसको किसका प्रतीक माना गया है। तो देखिए हैप्पीनेस खुशी का, नेगेटिविटी नकारात्मकता का, स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु का, बैरन लैंड बंजर भूमि का, यानी हैप्पीनेस खुशी, ठीक है, और नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता, नकारात्मकता, ठीक है। तीसरा है स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, ऋतु, और बैरन लैंड यानी बंजर भूमि। तो ये चार हैं। अब देखो द हेमलॉक ट्री है उसको मतलब एक कोआ है उसको भी बुरा अपशकुनी माना जाता है, उसी प्रकार जो एक हेमलॉक ट्री है उसको भी नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये ए सी और डी है वो तीनों ही ऑप्शन नहीं रहेंगे, और बी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बार देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेन किया गया है नीचे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको
कि यहाँ पे नेगेटिविटी है वो क्या है, राइट आंसर है, जिसका अर्थ है नकारात्मक। अब एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, द हेमलॉक ट्री इज ऑफन कंसिडर्ड एज नेगेटिव बाय पीपल, यानी हेमलॉक ट्री है, यानी जो एक विशेला पेड़ है उसको प्राय क्या समझा जाता है, लोगों के द्वारा एक नकारात्मक माना जाता है, नकारात्मक रूप में उसको क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, उसको नेगेटिव अपशकुनी माना जाता है। ठीक है, हैंस इसलिए बी इज द राइट आंसर, यानी बी है वो सही उत्तर है और उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है नेगेटिविटी। फिर आगे देखिए जो डी है उसमें क्या क्या है, क्या कहा गया है कि डी में बताया गया है कि डस्ट ऑफ स्नो इज रिफर टू, यानी डस्ट ऑफ स्नो है वो किसे निरूपित करता है, तो स्नो फ्लैक्स है, यानी बर्फ के कण, तो उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा स्नो फ्लैक्स, यानी बर्फ के कण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्नो फ्लैक्स हो जाएगा, स्नो फ्लैक्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे जाके देखते हैं कि भाई इसका राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है स्नोफ्लैक्स, इसकी सही स्पेलिंग ये है, मैंने थोड़ी गलत लिख दी थी स्नोफ्लैक्स, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है स्नो और फ्लैक्स, ये राइट आंसर हो जाएगा, स्नोफ्लैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है, ये डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण या बर्फ की धूली रिफर्स टू स्नोफ्लैक्स दैट फेल ऑन द पोएट, यानी बर्फ के कण जो कवि के ऊपर गिरते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, स्नोफ्लैक्स हो जाएगा। फिर अगला पांचवा हम देखते हैं, द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजाइज, यानी इसकी जो राइम स्कीम है, यानी इसकी जो तुक है इस कविता की, वो हमें बतानी है। तो वो किस प्रकार बताई जाती है, मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसकी जो तुक है वो किस प्रकार बताई जाएगी। तो स्टेंजा निकालते हैं हम, तो स्टेंजा में देखिए, द वे ए क्रो, ये जो शब्द है एंड वाले, ये तुक बनाते हैं, यानी राइम बनाते हैं। तो इसमें देखिए ये क्रो शब्द है एक, और एक ये स्नो शब्द है, दोनों की ध्वनि एक सी आ रही है, यानी एक सी साउंड आ रही है, क्रो स्नो। तो ये दोनों क्या मान लिए जाएंगे, ए ए। ठीक है, दोनों को क्या मान लिया जाएगा, ए ए। फिर दूसरे में मी और ट्री, दोनों की अलग अलग ध्वनि आ रही है, इसकी मी आ रही है, ठीक है, और इसकी ट्री आ रही है, तो ये मान लिए जाएंगे बी। तो दोनों में, इसमें ओ की मात्रा, ओ का साउंड आ रहा है अंत में, और इसमें ई की साउंड आ रही है दूसरे वाले में, मी और ट्री। तो इसका जो राइम हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी, तो ये इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। तो देखिए एक बार देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये ए बी, इस स्टेंजा का ए बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार नीचे देख लेते हैं कि इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया है। तो ए बी, ये हमने जो बात की वही है, ये यहाँ पे दिया गया है ए बी एक्सप्लेनेशन है, द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा आर क्रो, स्नो और मी और ट्री। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्रो का मतलब ये ए हो जाएगा, स्नो का मतलब भी ए हो जाएगा, और मी का मतलब बी, और ट्री का जो साउंड है वो बी हो जाएगा। तो इस प्रकार ए बी है वो इस कविता की, इस पोएम की क्या हो जाएगी, राइम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे कैसे, आगे क्या होता है। अब इसका जो सेकंड स्टेंजा है वो देखेंगे। फर्स्ट स्टेंजा है, मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर लिया होगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयत्न लगाया है मैंने इसमें आपको बताने में, और एक एक पर्सन स्टेंजा है वो किस प्रकार एग्जाम में आ सकते हैं वो एकदम सही तरीके से बताने का प्रयास अटेम्प्ट किया है। अब ये जो सेकंड स्टेंजा है उसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें कवि है वो हमें क्या बताता है। स्टेंजा 2, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कवि यहाँ पे बताना चाहता है कि जो हेमलॉक का ट्री था, जिसकी ब्रांचेज पे जो कोआ था, क्रो था, वो बैठा हुआ था, और उसने उसकी ब्रांचेज को, उसकी शाखाओं को, हेमलॉक ट्री की शाखाओं को हिलाकर और उसके ऊपर जो पार्टिकल्स गिराए, स्नो फ्लेक्स गिराए,
तो उससे उसका जो दिल है, उसके दिल में जो मनोदशा थी, उसके हृदय की जो मनोदशा थी, वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी पहले वो जब डिप्रेस था, मेलनकोली था, हताश था, तो उसकी जो दशा है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। क्या बदलाव आता है, एंड शेयर्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट, यानी और उस जो पार्टिकल्स यानी स्नोफ्लॉक्स फ्लैक्स उसके ऊपर गिराए गए कोए के द्वारा, तो उस स्थिति में उसकी मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है और उसके दिन का जो कुछ भाग है, जो वो पश्चाताप में गवा देता है। रूड का मतलब होता है पश्चाताप में गवा देना। अगर वो उसमें पश्चाताप में गवा देता, तो वो मतलब वो उसकी मनोदशा में क्या हो जाता है, उस प्रकृति की जो पावर है, नेचर ऑफ पावर ऑफ नेचर है, उसके माध्यम से उसके हृदय में परिवर्तन आ जाता है। और हृदय में परिवर्तन आने के कारण वो क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। और उसके दिन का कुछ भाग है वो पश्चाताप में गंवाने से वो क्या हो जाता है, जाने पश्चाताप में उसको गंवा देता, तो वो बच जाता है, सेव हो जाता है। तो इतनी सी बात है वो इसमें बताई गई है। ठीक है, फिर इसकी राइम देख लेते हैं एक बार पहले ही। तो यहाँ पे देखो हार्ट है और ये पार्ट है, तो दोनों की जो साउंड है वो मिल रही है, तो दोनों को क्या मान लेंगे, ए और ए। फिर यहाँ पे मूड है और रूड है, दोनों की ध्वनि एक जैसी, साउंड है वो एक जैसी आ गई, इसलिए इसकी जो पोएम की जो राइम है वो क्या हो जाएगी, ए बी। यानी ये जो स्टेंजा है इसकी भी राइम है वो ए बी हो जाएगी। तो ये जो स्टेंजा है इसकी राइम आपके सामने आ गई, इसकी राइम है ए बी। ठीक है, ये भी आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसकी जो इंटरप्रिटेशन दी गई है, जो व्याख्या दी गई है, वो भी देख लेते हैं विस्तार से। देखिए इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, ही क्रेडिट्स द स्नोफ्लेक्स क्रो एंड हेमलॉक ट्री विथ चेंजिंग हिज मूड फॉर द बेटर। यानी जो कवि है यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अपने मनोदशा में को बेहतर करने में यानी उसको परिवर्तन करने में किसको क्रेडिट देता है, श्रेय देता है, तो वो देता है द स्नोफ्लॉक्स, यानी जो पार्टिकल्स हैं, जो बर्फ के जो कण हैं, उनको जो कोए के द्वारा हेमलॉक ट्री से गिराए जाते हैं, उसको हिलाकर, उसकी शाखाओं को हिलाकर, और इस कोए को देता है। और हेमलॉक ट्री यानी जो विशेला पेड़ है उसको देता है, यानी पूरी की जो पूरी प्रकृति है उसको देता है, पावर ऑफ नेचर को देता है कि इन तीन चीजों से उसके हृदय में क्या आ जाता है, वो परिवर्तन आ जाता है, मनोदशा में परिवर्तन आ जाता है और वो बेटर महसूस करता है, बेहतर महसूस करता है। दूसरी बात इसमें बताई गई है, द पोइट वॉज हैविंग ए बैड डे, यानी कवि है वो एक बुरे दिन से गुजर रहा था, उसका दिन था वो अच्छा नहीं था, बुरा दिन था। एंड दिस इंसिडेंट चेंज हिज पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स, और ये जो घटना थी कौन सी, कोवे के द्वारा हेमलॉक का जो ट्री है उसके ऊपर से क्या गिरवाया जाना, वो पार्टिकल्स गिराने से, उसके इस घटना से क्या हो जाता है, उसके उसका जो चीजों के प्रति, थिंग्स के प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी चीजों के प्रति जो थिंग्स थी उनके प्रति जो उनका नेगेटिव एक थॉट था, एक विचार था, थिंकिंग थी, वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग में बदल जाती है। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें ये बताई गई है। फिर आगे देखिए तीसरी बात इसमें क्या बताई गई है, नेचर सेव्ड ए पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम गेटिंग रूइंड, यानी नेचर सेव्ड ए पार्ट ऑफ हिज डे, यानी प्रकृति है वो उसके एक दिन के भाग को, यानी उसका जो एक दिन था, उसका जो एक भाग था, वो भी निराशा में, कुंठा में जा सकता था, लेकिन प्रकृति ने क्या किया, उस दिन के एक भाग को बचा लिया, फ्रॉम गेटिंग रूइंड, यानी व्यर्थ जाने से, यानी वो भी व्यर्थ में जा सकता था, जिस प्रकार उसका पूरा दिन है वो व्यर्थ में चला गया था, निराश, हताश और कुंठित होने की वजह से। लेकिन प्रकृति के माध्यम से क्या किया गया, प्रकृति ने जो मतलब उस कोहे के द्वारा हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो पार्टिकल्स गिराए गए, जो स्नोफ्लेक्स गिराए गए, उससे हृदय में परिवर्तन हो गया और उसका जो पूरा दिन है वो व्यर्थ जाने से बच गया। आगे देखिए, ही वॉज फिल्ड विथ डेस्पेयर टिल द मोमेंट द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हिम, यानी वो उस क्षण तक क्या रहता है, निराशा से भरा हुआ रहता है या रहता था, जब तक जो स्नोफ्लेक्स थे, जो बर्फ के जो कण थे वो उसके ऊपर नहीं गिरे थे,
तब तक वो क्या था, निराश था, हताश था। लेकिन जैसे वो बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं, उसके मूड में, उसकी मनोदशा में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। फिर आगे देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू हाईलाइट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दैट नेचर हैज। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो इस कविता के राइटर हैं, ठीक है, जो हु इज राइटर ऑफ द पोएम, यानी जो इस कविता के कवि हैं, ठीक है, सॉरी पोइट हैं, राइटर नहीं है, पोइट हैं। तो वो जो प्रकृति की जो परिवर्तनकारी जो शक्ति है, प्रकृति की जो परिवर्तनकारी शक्ति है, उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी उसके ऊपर रोशनी डालना चाहते हैं, उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि किस प्रकार प्रकृति है वो मतलब आपकी मनोदशा में, आपके मूड में आप किस प्रकार परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार ये जो हमारी ये जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। अब एक बार देख लेते हैं कि भाई करेक्टर्स मूड, यानी पहले जो कवि था उसका मूड कैसा था, उसकी मनोदशा कैसी थी। पहले उसकी मतलब मनोदशा थी वो बैड थी, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ऑप्टिमिस्टिक तो पहली थी लेकिन बुरी थी। फिर आगे देखिए, हैप्पी, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, यानी बाद में वो खुश हो जाता है, ठीक है, और नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है, और ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावान हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, पहले जो मैंने आशावान बताया था शायद वो रॉन्ग है, वो मतलब दुख के ही भाव है सारे के सारे। लेकिन इसमें हैप्पी, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी खुश और सकारात्मक, और क्या हो जाता है, आशावान हो जाता है, ठीक है। एक बार ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी थी। यानी यहाँ पे जो भाव था डेस्पोंडेट, यानी ये जो भाव है वो निराशा का ही भाव है, आशा का भाव है नहीं है। ये भी सैड है यानी उदास, ये डिसहार्टेंड या निरुत्साहित, और ये भी डेस्पोंडेट यानी निराश, हताश, ये तीनों ही दुख के भाव हैं, क्योंकि इसमें आशा का भाव नहीं है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो किया जाता है उसके माध्यम से बाद में उसके हृदय में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो भाव हैं वो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक है, उसके अंदर सकारात्मकता आ जाती है, वो खुश हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है चीजों के प्रति, ऑप्टिमिस्टिक और आशावान हो जाता है, जो पहले निराश रहता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं एक बार। एंड शेयर्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट, यानी कुछ दिन का कुछ भाग बचा लिया जो मैं पश्चाताप में गंवा देता। तो इसका बेस्ड ऑन द अबाउट लाइन सेलेक्ट द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द पोइट्स फीलिंग एट द एंड ऑफ द डे। यानी ये जो चारों ऑप्शंस हैं, ऊपर का जो ये दो लाइनें दी गई हैं, पंक्तियां दी गई हैं, उसमें उसको पढ़कर हमें ये पहचानना है कि भाई दिन के अंत में कवि है वो कैसा महसूस करता है, किस प्रकार का वर्णन करता है। तो जब वो मतलब अंत में, मतलब जब जो कोआ है वो हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर पार्टिकल स्नोफ्लेक गिरा देता है, तो उसके बाद में उसकी क्या स्थिति रहती है, तो इसका दिया गया है। तो इसका डिसअपॉइंटेड होता है, ठीक है, नहीं होता है। फिर कंटेंट होता है, तो कंटेंट होता है क्योंकि वो संतुष्ट हो जाता है, जो पहले निराश और हताश होता है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी हो जाता है। ये रिग्रेटफुल, दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो क्या हो जाता है, कंटेंट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। चीजों के प्रति उसकी सकारात्मकता है वो पैदा हो जाती है, सकारात्मकता का भाव उसमें पैदा हो जाता है। तो इसका नीचे आंसर भी दिया गया है, ये आंसर कंटेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। The poet is satisfied at the fact that the finally saved some part of the day which was ruined before the snow fell on him. यानी the poet is satisfied at the fact, यानी इस तथ्य के आधार पर, यानी तथ्यों के आधार पर जो पोइट है, कवि है, वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि फाइनली सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, यानी वो अंततः अपने दिन का जो कुछ भाग है वो बचा लेता है। विच वॉज रूइंड बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम, यानी जो बर्फ के गिरने से पहले क्या हो गया था, व्यर्थ हो गया था, यानी जो बाकी भाग था वो व्यर्थ चला गया था। लेकिन जो बचा हुआ दिन था वो उसके ऊपर जब स्नो फेल्स यानी स्नो फ्लैक्स गिरते हैं, बर्फ के जो पार्टिकल गिरते हैं, तो उसके हृदय में क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। हैंस इसलिए बी इज द राइट आंसर, यानी बी है वो सही उत्तर है। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया, ये बड़े क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
द डस्टिंग ऑफ स्नो एन अकाउंट ऑफ द क्रो हेल्प मेक द पोइट्स डे बेटर। यानी डस्ट ऑफ स्नो यानी ऑन अकाउंट ऑफ द क्रो, यानी कोए के द्वारा जो बर्फ के जो कण हैं वो गिराने के कारण कवि जो कवि होता है उसका जो दिन है वो क्या हो जाता है, बेहतर करने में क्या करता है, कोआ उसकी सहायता करता है। यानी जब बर्फ के कण गिरते हैं उससे कण गिरने से पहले उसका दिन क्या होता है, बेकार होता है, रुइंड होता है, व्यर्थ होता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब बर्फ के कण गिरते हैं, कण गिरते हैं, स्नोफ्लेक्स गिरते हैं, तब उसका जो दिन है होता है वो बेहतर हो जाता है। तो वो किस प्रकार सहायता करता है, हाउ डू यू थिंक द क्रो माइट हैव इम्पैक्टेड द पोइट, कि आप कैसे सोचते हैं कि कोआ है वो एक कवि पर इम्पैक्टेड डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है, या क्या ऐसा हो सकता है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो वो कवि ये पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, द पोइट वाज ग्लूमी व्हेन ही वाज पासिंग बाय द ट्री, यानी कवि जब पेड़ के पास से गुजरता है तो वो क्या होता है, निराश होता है, हताश होता है, कुंठित होता है। हिज माइंड वाज फिल्ड विथ नेगेटिव थॉट्स, और उसका जो मन है वो नकारात्मक विचारों से भरा हुआ रहता है। व्हेन द क्रो सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, और जब कोआ है वो हिलाकर और बर्फ के कणों को उसके ऊपर गिराता है, ही फेल्ट सडन चेंज इन हिज मूड, तब वो अचानक अपनी मनोदशा में क्या पाता है, परिवर्तन पाता है, यानी एक मनोदशा में वो परिवर्तन महसूस करता है। हिज माइंड was then filled with happiness and positive thought, और उसका मन है, तब उसका मन है वो खुशी से और सकारात्मक विचारों से क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये देख लो क्वेश्चंस हैं। तो ये वैसे 6 मार्क का है, देख लीजिए इसमें क्या बता रहे हैं कि एज ए क्रो यू फील हाईली इंसल्टेड बाय द इनकरेक्ट परसेप्शन ह्यूमंस हैव अबाउट योर स्पेसीज, यानी एक कोए के रूप में जो मानव जाति है या जो मानव इंसान है वो आपकी प्रजाति के प्रति एक बुरा दृष्टिकोण है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो एक कोए के रूप में आप उसके अपना एक अत्यधिक अपमान महसूस करते हैं, यानी आप एक कोए हो और इंसानों ने आपके प्रति जो एक बुरा दृष्टिकोण बनाए हुए हैं अपशकुन वाला, तो उसके बारे में आप क्या महसूस करते हो, बुरा महसूस करते हो। यानी आपको अपने आप को क्या समझना है, क्रो समझना है, कोआ समझना है। और इमेजिन योर सेल्फ टू बी ए क्रो, तो आपको क्या मानना है, अपने आप को एक कोआ मानना है, कल्पना करनी है कि आप एक कोए हो। एंड राइट योर ओपिनियन अबाउट द प्रेजुडाइज, तो ये जो पूर्वाग्रह है उसके बारे में आपको अपने ओपिनियन देना है, विचार देना है कोए के रूप में। और मेक एन अपील फॉर ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स, यानी ये जो अवधारणा है, ये जो एक बुरी अवधारणा है उसके बारे में, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेकिंग करने के लिए आपको एक अपील करनी है। तो यहाँ पे दिया गया देखो आंसर, द वर्ड क्रो इज ऑफन रिलेटेड टू बैड ओमेन्स, यानी जो क्रो शब्द है यानी जो कोआ शब्द है वो प्राय बुरे शकुन से संबंधित है, यानी उसको बुरा शकुनी माना जाता है, किसको, कोए को। एंड इनऑस्पिशियस दिस, या और अमंगलकारी, इनऑस्पिशियसनेस यानी अमंगलकारी, अगर कोई अच्छा अवसर है और अगर वहां पे विवाह है, शादी है, कोई अच्छा कार्यक्रम प्रोग्राम हो रहा है घर पे, तो अगर वहां पे कोआ आ जाए तो उसको अमंगलकारी और बुरे सुकून वाला माना जाता है। दिस स्टेरियोटाइप्स टुवर्ड्स और स्पेसीज इज हार्ट ब्रोकन, तो ये जो अवधारणा है, बुरी जो अवधारणा है हमारी प्रजाति के प्रति, वो हार्ट ब्रेकिंग है, दिल तोड़ने वाली है। आई फील हेल्पलेस दैट विदाउट इवन हैविंग एनी वैलिड एविडेंस टू इट, और इसके बारे में कोई उचित साक्ष्य न होने पर भी मतलब ऐसा किया जाता है, तो उसके लिए मैं क्या, आई फील हेल्पलेस, होपलेस, यानी मैं आशाविहीन महसूस करता हूँ। पीपल रिफर टू अस एज बीइंग ओमिनियस, यानी ओमिनियस यानी लोग हैं वो हमें अपशकुनी निरूपित करते हैं, यानी अपशकुनी मानते हैं। ऐसा एक कि कोआ मानकर कह रहा है, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कोआ मानकर, यानी कोआ अपने विचार यहाँ पे दे रहा है। तो यानी लोग हैं वो हमें अपशकुनी निरूपित करते हैं, यानी अपशकुनी मानते हैं। परहैप्स परहैप्स शायद
बिकॉज वी आर ब्लैक, क्योंकि हम काले हैं। पीपल कंसिडर एस अस अनऑस्पिशियस, तो इसलिए क्योंकि गोवा ये बताना चाह रहा है कि हम काले हैं इसीलिए लोग हमें अमंगलकारी मानते हैं। एंड डव्स दिस सॉरी डव्स आर कंसिडर्ड गुड ओमेन, और जो डव्स होते हैं कबूतर हैं उनको अच्छे सुकून वाला माना जाता है। यानी अगर कबूतर आपको सफेद कबूतर अगर आपको दिखाई देता है तो वो अच्छा माना जाता है। मे बी बिकॉज दे आर वाइट, शायद वो सफेद है। लेकिन मेरे लिए मैं पर्सनल बताता हूं कि मेरा जो ब्लैक कलर है, ब्लैक रंग है, वो फेवरेट है। मैं ऐसा नहीं मानता कि सफेद और व्हाइट यानी आदमी के मतलब हुलिये से कोई पहचान की जाए कि ये आदमी अच्छा है, अच्छे कपड़ों से। यानी आदमी का जो मनुष्य है उसका मन अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने से कुछ नहीं होता। तो ये मानता है कि शायद वो सफेद है इसलिए उनको अच्छा माना जाता है। आगे, दिस यूथलेस प्रिजुडाइस हर्ट्स मी इमोशनली, तो ये जो कठोर पूर्वाग्रह है वो मुझे स्वेगात्मक रूप से चोट पहुंचाता है। आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस स्टेरियोटाइप, तो ये जो अवधारणा है, बुरी अवधारणा है, उसको मैं क्या करना चाहूंगा, तोड़ना चाहूंगा। फॉर ऑल माई फेलो क्रोज टू, यानी मेरे जो सभी कोए हैं, कोए साथी हैं, उनके लिए। इन द सेम वे, यानी उसी तरीके में, माई फ्रेंड डिड बाय चेंजिंग ए पर्सन मूड, यानी जिस प्रकार मेरे मित्र ने एक व्यक्ति के मनोदशा को परिवर्तन करने में किया। यानी एक कोआ था जिस जिस ये इस कविता में हमने पढ़ा है कि एक कोआ था जिसका हृदय परिवर्तन हो गया था, सॉरी एक व्यक्ति था जिसका हृदय परिवर्तन हो गया कोवे के द्वारा स्नोफ्लेक्स गिराने के कारण, बर्फ के कारण। तो उसी प्रकार मैं भी करना चाहूंगा, एंड मेकिंग हिम हैप्पी, और उसे खुश बनाऊंगा। ठीक है। आई होप that one day judgmental humans will realize that what they think of us is is completely wrong, और मैं आशा करता हूं कि जो एक दिन ये जो आलोचनात्मक इंसान हैं उनको एहसास होगा कि वे जो कुछ भी हमारे बारे में सोचते हैं वो पूर्ण रूप से क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो आज ये हमारी जो पोएम है वो एकदम कंप्लीट हो गई है। इट हैज बीन कंप्लीटेड टुडे। ठीक है। तो टुमारो वी विल रीड अबाउट सेकंड पोएम। ठीक है। फायर एंड आइस उसका नाम है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप अच्छी तरह से समझे होंगे और आपको ठीक ढंग से समझ में आया होगा। और काफी बड़ी ये क्लास है वो हो गई है, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है। और आशा करता हूं कि आप है वो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अगर बार बार मेहनत करोगे तो आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि ये जो शिक्षा है, ये जो एजुकेशन है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आज के लिए मैं पंकज के सैनी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।